Hello friends, welcome to daily current affairs video from Toppers Notes. Today is 15th of May and we'll be covering the following articles. Moving on to the very first article, how to frame uniform civil code. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो डिबेट है वो वापस से न्यूज़ में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या इश्यूज़ है, कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो उसके बीच में कंटेंशन पैदा करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसरो टेस्ट बूस्टर फ्रॉम गगनयान। तो गगनयान के लिए इसरो ने जो बूस्टर है वो टेस्ट किया है, उसके बारे में बात करेंगे। गगनयान क्या है, टेस्ट बूस्टर किस लिए चाहिए, क्या काम करेगा, कैसे करेगा, राइट। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, चाइना रशिया पाकिस्तान टू अटेंड SCO एंटी टेरर मीट इन दिल्ली। तो चाइना रशिया और पाकिस्तान जो है शंघाई कॉरपोरेशन की जो एंटी टेरर मीट है वो दिल्ली के अंदर होगी और उसको वो अटेंड करेंगे। तो SCO क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इन तीनों कंट्रीज़ का, इंडिया इसको कैसे लेता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फ्रॉम न्यूट्रल टू नेटो, व्हाई फिनलैंड ज्वाइनिंग अलाइंसेस मैटर्स। तो फिनलैंड ने कह दिया है कि हम नेटो को ज्वाइन करेंगे। फिनलैंड पहले एक न्यूट्रल कंट्री था, तो न्यूट्रल से नेटो में जाने के बाद क्या होगा, बाकी कंट्रीज़ कैसे करेंगे और ये अलाइंस फिनलैंड के लिए कितना ज़रूरी है। उसके अलावा स्वीडन का भी कंटेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर कि स्वीडन कैसे फिनलैंड के साथ रहते हुए और आगे बढ़ेगा वो, क्योंकि स्वीडन भी कहीं ना कहीं नेटो ज्वाइन करने के लिए अगर फिनलैंड ज्वाइन कर लेता था तो स्वीडन अकेला बचेगा, नॉर्डिक कंट्री जो नेटो के अंदर नहीं होगा, तो उसका भी हम बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आयरन इन तमिलनाडु 4200 ईयर्स अगो, न्यू डेटिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो तमिलनाडु के अंदर एक्सकवेशन के टाइम आयरन मिला है 42,000 ईयर्स पहले का, तो न्यू डेटिंग टेक्निक है और उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक्शन दैट करोड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो ऐसे एक्शंस जो कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया मतलब कि सिविल सर्विसेज वाले, हम बोल सकते हैं कि स्टील फ्रेम जो इंडिया का है वो सिविल सर्विस सेक्शन या फिर ब्यूरोक्रेसी जो है उसको कैसे ख़त्म कर रहा है, मतलब कौन से सेक्शन है जो उसको एक्शंस हैं जो इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ओके एंड चलो देन स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। ओके, इसरो टेस्ट बूस्टर फॉर गगनयान। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इसरो ने सक्सेसफुली HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो कि गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को सपोर्ट करने वाला है, उसका स्टैटिक टेस्ट बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ये कॉन्टेक्स्ट है। अब HS-200 बूस्टर आखिर है क्या? तो इट इज़ द ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ द S-200 रॉकेट बूस्टर्स यूज्ड ऑन द GSLV Mk3 ऑल्सो नोन एज LVM-3। तो ये ह्यूमन रेटेड वर्जन है, ह्यूमन क्योंकि मैन मिशन है तो उस अकॉर्डिंग S-200 रॉकेट बूस्टर्स का ह्यूमन रेटेड वर्जन है, ऑलराइट, जो कि GSLV Mk3 पर यूज़ किया जाता है, ऑलराइट। GSLV Mk3 रॉकेट जो है जिसे गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाएगा, इसमें 2 HS-200 बूस्टर्स होंगे जो कि लिफ्ट ऑफ के लिए, मतलब कि सैटेलाइट के ऊपर उठने के लिए थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे, फोर्स प्रोवाइड करेंगे। All right. Control system used in the booster employs one of the world's most powerful electromechanical actuators with multiple redundancy and safety features. तो बूस्टर में जो कंट्रोल सिस्टम है ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर यूज़ करता है, ऑलराइट, और उसमें बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स है, मल्टीपल रिडंडेंसी फीचर्स है, ऑलराइट। गगनयान की अगर हम बात करें तो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन, ऑलराइट। 2022 में इसको लॉन्च करने की स्पेक्यूलेशंस थी, ऑलराइट। इसका कॉस्ट आ रहा है, इट इज़ लेस देन ओनली 10,000 करोड़, तो बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। वन इंडियन वुड कैरी द ट्राइकलर टू स्पेस टू कमेमोरेट इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलराइट। इसरो विल डिप्लॉय इट्स बिगेस्ट रॉकेट GSLV Mk3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा टू सेंड द गगनयान स्पेस कैप्सूल इनटू ऑर्बिट। तो GSLV Mk3 का यूज़ करेगी इसरो इसको ऑर्बिट में भेजने के लिए। In its maiden mission, the 3.7-ton capsule will orbit the Earth at an altitude of 400 kilometers up to 7 days with a 3-person crew on board. Alright, तो क्या है कि ये अर्थ से 400 किलोमीटर्स पर लगभग 7 दिन के लिए ये ऑर्बिट करेगा अर्थ को, और इसमें 3 लोगों को ओवरबोर्ड भेजा जाएगा। And India will be the 4th nation in the world to launch a manned spaceflight mission after US, Russia and China. तो क्योंकि इंडिया जो है बहुत सारे एडवांसेस कर रहा है स्पेस टेक में, तो इंडिया जो होगा मैन मिशन भेजने वाला US, रशिया और चाइना के बाद में चौथा देश होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, GSLV Mk3 क्या है?
तो GSLV MK3 का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3. ऑलराइट, it is referred to as it is also referred to as launch vehicle Mark 3. All right, 3 stage, it is a 3 stage medium lift launch vehicle developed by ISRO. ऑल राइट, तो ये 3 स्टेज का मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसरो ने इसको डेवलप किया है. इसका जो प्राइमरी टास्क था वो बेसिकली था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जा सके. ऑल राइट, लेकिन अब इसको जो मैन क्रूड मिशन होंगे इंडिया के, ऑल राइट, तो उसके लॉन्च व्हीकल के रूप में भी यूज़ किया जाएगा. चंद्रयान 2 के लिए भी इसी को यूज़ किया गया था. इसका पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है टू मैक्सिमम हाइट्स. ऑल राइट, और इसी वजह से ये बाकी जो इसमें पेलोड कैपेसिटी के अलावा बाकी फीचर्स जो हैं सिमिलरली GSLV MK3 की तरह रही. The GSLV MK3 will have improvements to increase reliability and safety to meet the requirements of human ratings. Humans को स्पेस में ले जाने के लिए मोर रिलायबल है GSLV MK3. ऑलराइट, सेफ्टी भी इसमें ज़्यादा है. 3 प्रपल्शन स्टेजेस जो हैं GSLV MK3 के, उनमें से सेकेंड स्टेज जो है वो लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ करता है, थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक स्टेज यूज़ करता है. ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 स्टेज रॉकेट है, 3 प्रपल्शनल स्टेजेस है, जिसमें सेकेंड स्टेज इज लिक्विड प्रोपेलेंट और जो थर्ड स्टेज है वो क्रायोजेनिक स्टेज यूज़ करेगा. ऑलराइट, तो ये जो प्रोसीजर होगा पूरा कि GSLV MK3 जो है श्रीहरिकोटा से लिफ्ट ऑफ करेगा. लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में उसको 16 मिनट लगेंगे. ऑलराइट, ये ऑर्बिट मॉड्यूल, ये ऑर्बिट रूट ये फॉलो करेगा. उसके बाद में सोलर अरे डिप्लॉय होंगे पावर के लिए. ये 5 से 7 दिन अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा. ऑलराइट, उसके बाद में क्या होगा, रीओरिएंटेशन मॉड्यूल चेंजेस डायरेक्शन, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करने के लिए रीओरिएंट करना ज़रूरी रहेगा बार बार. लास्ट में डीबूस्ट होगा, क्रू और सर्विस मॉड्यूल सेपरेट होंगे. लास्ट में क्या होगा कि ये एरो ब्रेकिंग होगी. बाद में जब 5-7 दिनों बाद में जो क्रू है वो पैराशूट्स के थ्रू अर्थ पर वापस लैंड कर जाएगी आफ्टर एरो ब्रेकिंग. ऑलराइट, इसकी कॉस्ट 10,000 करोड़ से भी कम की है. 2022 में इसको लॉन्च करने का स्पेकुलेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया. एंड इट इज़ अ 4th मिशन. इंडिया विल बी द 4th नेशन टू लॉन्च आफ्टर US, रशिया एंड चाइना. नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गगनयान फॉर इंडिया? ऑलराइट, तो गगनयान का सिग्निफिकेंस ये है कि इंडियन इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा ताकि वो स्पेस मिशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और आत्मनिर्भर भारत को एक सपने के बजाय रियलिटी बना सके. दिस मिशन विल क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड विल ऑल्सो ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज इन एडवांस टेक्नोलॉजीज. तो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इससे. उसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी में ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी. This will be a huge boost towards India's technological progress, as this will be the platform and test bed for future technologies. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए एज अ टेस्ट बेड काम करेगी. इट विल ऑल्सो बूस्ट क्रॉस कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन इसरो एंड अदर एमिनेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स. तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इसरो जो हैं उनके बीच में कोलैबोरेशंस बढ़ेंगे, उनके बीच में आइडियाज़ का ट्रांसफ़र होगा और इससे क्या होगा कि नए आइडियाज़ के थ्रू हम लोग बेटर स्ट्राइव कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में. ऑलराइट, उसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट को भी ये बहुत बूस्ट देगा. और ये कौन कौन से एरियाज़ होंगे बेसिकली? वो मटीरियल प्रोसेसिंग, एस्ट्रोबायोलॉजी, रिसोर्स माइनिंग, प्लानिटरी केमिस्ट्री एट्सेट्रा. यूथ को इससे बूस्ट मिलेगा ताकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लें और नेशनल डेवलपमेंट में इंडिया कंट्रीब्यूट करें. इंडिया चौथी कंट्री होगा वर्ल्ड की अगर उसका स्पेस मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इट विल बी अ ह्यूज मूवमेंट ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज. ऑलराइट, इट विल ऑल्सो एस्टैब्लिश इंडियाज रोल एज अ की प्लेयर इन द स्पेस इंडस्ट्री. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या हैं इस गगनयान मिशन के? A huge cost of burden of rupees 10,000 crore, which often critics question its relevance based on the rate of poverty. All right. तो चैलेंज समझ आया. चैलेंज ये है कि 10,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट लग रहा है और इंडिया ऑलरेडी एक पुअर कंट्रीज में से आता है. तो ये मनी अगर पॉवर्टी के चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाए तो क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं कि अगर इनको पॉवर्टी के चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए, रैडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाए तो वो एक बेटर आउटपुट देगा.
टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जैसे कि क्रू एस्केप मैकेनिज्म, रेडिएशन एक्सपोजर, सिमुलेटिंग अर्थ लाइट कंडीशंस, ये बहुत ज़्यादा प्रॉपरली एड्रेस करना ज़रूरी है. अगर कहीं भी टेक्नोलॉजिकल लूप होल रह गया तो जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी लाइफ को रिस्क हो सकता है. ऑलराइट, हेल्थ इश्यूज कैन कम अप विद द एस्ट्रोनॉट्स लाइक बिहेवियरल इश्यूज, डिप्रेशन, फैटिग एंड स्लीप डिसऑर्डर. क्योंकि स्पेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो अर्थ एनवायरनमेंट में जिसमें कि हम लोग ह्यूमन बींग्स अडाप्ट हैं उससे बिल्कुल अलग होता है. तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी देखे जा सकते हैं. रेडिएशन एक्सपोजर भी उनमें से एक बहुत बड़ा खतरा है. ऑलराइट, लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में ऑलरेडी स्पेस डिब्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उससे हमको बचना होगा, उससे का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है. तो ये मेजर चैलेंजेस हैं गगनयान मिशन में. ऑलराइट, अब गगनयान के अलावा इसरो बहुत सारे स्पेस प्रोजेक्ट्स भी कैरी आउट कर रहा है, जिसमें से मेजर है वीनस मिशन, शुक्रयान जिसे बोला जाता है. तो ये पहला मिशन होगा इंडिया का जो कि वीनस पर या शुक्र पर भेजा जाएगा. वीनस जो है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम. ऑलराइट, L1 आदित्य सोलर मिशन. तो आदित्य सोलर मिशन जो है ये सन के कोरोना की स्टडी के लिए सन के L1 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे भेजा जाएगा ताकि अर्थ के सन के कोरोना की स्टडी की जा सके. चंद्रयान 3 मिशन जो है, चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन का ही एक हिस्सा, एक सक्सेसर है. और इसमें क्या होगा, ये भी, इसमें भी लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर सब कुछ होगा. ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें होंगी. और अभी क्या करेगा, ये जो साउथ पोल है मून का, लूनार साउथ पोल जो है, वहाँ पर जाकर ये स्टडी करेगा. सो दीज आर द मेजर स्पेस प्रोजेक्ट्स ऑफ इसरो. दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान टू अटेंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर मीट इन दिल्ली. कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो इस वीकेंड पर दिल्ली में मिल रही हैं ताकि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रैट्स है उसकी मीटिंग को होस्ट कर सके फ्रॉम May 16 to 19. तो 3 दिन के लिए काउंटर टेररिज्म टीम्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ की वो दिल्ली में मीट करेंगी. ऑलराइट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल सिक्योरिटी अलायंस है जिसमें रशिया, चाइना और 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स इन्वॉल्व हैं. ऑलराइट, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट और मेंबर ऑफ SCO. प्लीज रिमेंबर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. स्ट्रेंथनिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में और इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करना. उसके अलावा पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ये जो बाकी डायमेंशंस हैं इनमें भी इफेक्टिव कोऑपरेशन को प्रमोट करना. उसके अलावा इस रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना और एक इकोनॉमिक, ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाना. ऑलराइट, नाउ व्हेन वाज इट फाउंड? इट वाज फाउंड इन 1996. शंघाई 5 द SCO प्रेडिसेसर. तो SCO का प्रेडिसेसर था शंघाई 5, उसे 1996 में फाउंड किया गया था. ऑलराइट, 1999 में बिश्केक ग्रुप को फाउंड किया गया था टू काउंटर बॉर्डर क्रिमिनलिटी. 2001 में उज्बेकिस्तान ने SCO को ज्वाइन किया. ऑलराइट, उसके बाद में SCO या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग डिक्लेरेशन वाज साइंड एंड इन 2008 ईरान सबमिट्स ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर फुल राइट SCO मेंबरशिप. तो ये डेवलपमेंट्स है कि SCO कैसे इवॉल्व हुआ. अब इस पूरी मीट में कौन कौन सी कंट्रीज अटेंड कर रही हैं? तो फर्स्ट इज़ पाकिस्तान. पाकिस्तान से एक 3 मेंबर टीम जो होगी वो इंडिया में पहली बार SCO मेंबर बनने के बाद में मीट करेंगी. उसके अलावा चाइनीज डेलीगेशन जो होगा वो इंडिया में अभी ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्योंकि चाइना में अभी कोविड-19 का फिर से स्पर्ट आया है, तो कोविड-19 रेगुलेशंस की वजह से नहीं कर पाएगा. बट उसमें क्या होगा, उसके बदले में जो चाइनीज़ एम्बेसी है जो ऑलरेडी इंडिया में, उसकी ऑफिशियल्स या ये जो टीम होगी वो उसकी जगह मीटिंग अटेंड करेगी. इंडिया की बात करें तो एन इंडियन टीम ऑल्सो ट्रैवल टू पाकिस्तान टू अटेंड द SCO एक्सरसाइज इन पब्बी. तो जो पाकिस्तान में SCO रैट्स एक्सरसाइज हुई थी उसमें इंडियन टीम भी गई थी. ऑलराइट, SCO समिट 2023 की बात करें तो एक्सपेक्टेड होस्ट इंडिया है. कौन कौन इसको अटेंड करने वाला है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 ये मीट जो है कजाकिस्तान की है एंड इट विल बी अटेंडेड बाय ऑल द SCO मेंबर स्टेट्स. अब SCO की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंस के लिए. तो फर्स्ट है सिक्योरिटी, क्योंकि जो रैट्स है वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड ही है एक तरीके से,
तो उससे इंडिया अपनी काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग को इम्प्रूव कर सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट को इंश्योर कर सकता है और अच्छी प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज़ को भी इंश्योर कर सकता है। ऑलराइट, इंडिया इसके अलावा एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मॉल आर्म्स प्रोलिफरेशन को में भी काम कर सकता है SCO के थ्रू। ऑलराइट, क्योंकि इंडिया में ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा इलीगली स्मगल किए जाते हैं, तो इसको एड्रेस करने के लिए इंडिया SCO का यूज़ कर सकता है। कोऑपरेशन ऑन कॉमन चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, जो टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन का इशू इंडिया फेस कर रहा है फिलहाल, तो उस पर भी कोऑपरेशन इंश्योर कर सकता है थ्रू SCO। एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ अ एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री और डिमांड जो हो रही है दिन पर दिन एनर्जी के लिए इंक्रीज़ हो रही है, तो SCO जो है रीजनल डिप्लोमेसी के थ्रू अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सकता है। उसके अलावा जो तापी पाइपलाइन है, IPI पाइपलाइन है, ऑलराइट, तो SCO के थ्रू इनको पुश किया जा सकता है, इनकी डेवलपमेंट को स्पीड अप करने की बात की जा सकती है, क्योंकि ये जो दोनों पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्टॉल्ड हैं, क्योंकि ये दोनों इंडिया में आने से पहले पाकिस्तान से पास होते हैं, तो पाकिस्तान इस पर कंटेंशंस उठाता है कि हमारी सिक्योरिटी इससे एट स्टेक होती है। ट्रेड की अगर हम बात करें तो SCO प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, ओवरकमिंग द मेन हिंड्रेंस इन द फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो SCO सेंट्रल एशिया से एक डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है इंडिया को, जिससे कि क्या है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा अलग हैं, मतलब उनके बीच में बहुत कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है नहीं, तो SCO उसको इस कॉन्टैक्ट को, इस गैप को फिल कर सकता है। इकोनॉमिक टाइज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज provides India's with market for its IT, telecommunication, banking, finance and pharmaceutical industry। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के टेलीकम्युनिकेशंस सेक्टर का, IT सेक्टर का, बैंकिंग का, फिनेंस का और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है SCO का इंडिया के लिए? Central Asia is a part of India's extended neighborhood. SCO provides India an opportunity to pursue the Connect Central Asian policy. इंडिया का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जैसे सेंट्रल एशिया बोला जाता है, तो वो उसका पार्ट है सेंट्रल एशिया। ऑलराइट, तो SCO एक तरीके से गेटवे प्रोवाइड करता है ताकि इंडिया अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी पर आगे बढ़ सके। Helps fulfill its aspiration of playing an active role in its extended neighborhood as well as checking the ever-growing influence of China in Eurasia. तो अपने एक्टिव रोल प्ले करता है ये SCO, इंडिया के एस्पिरेशंस जो हैं उसको फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है, और चाइना का जो यूरेशिया पे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, उसको काउंटर करने में SCO कैन प्रूव टू बी अ मेजर प्लेयर। प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू साइमल्टेनियसली इंगेज विद ट्रेडिशनल फ्रेंड रशिया एज वेल एज राइवल्स चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे कि वो रशिया जो कि उसका फ्रेंड है उससे भी डील कर सकता है, उसके अलावा जो राइवल्स हैं चाइना और पाकिस्तान उनसे भी डील कर सकता है। अब SCO मेंबरशिप तो मिल गई, अब चैलेंजेस क्या हैं? पाकिस्तान इंक्लूजन, पाकिस्तान को भी साथ में इंक्लूड किया गया है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रस्ताव अगर इंडिया वहाँ पे लाता है तो पाकिस्तान उसको अपोज कर सकता है, पाकिस्तान उसका खिलाफ खड़ा हो सकता है। India's ability to assert itself will be limited and it will have to play second fiddle since China and Russia are co-founders of SCO and its dominant powers। क्योंकि पाकिस्तान चाइना जो है पाकिस्तान की तरफ अलाइन ज़्यादा है, तो अगर इंडिया अपने आप को असर्ट करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना और रशिया को-फाउंडर्स है, दोनों की इक्वल पावर्स हैं, चाहे वो रशिया इंडिया का फ्रेंड हो चाहे नहीं हो, बट दोनों इक्वल पावर्स हैं, इसलिए इंडिया की जो स्टेक है वो वहाँ पर थ्रेटन हो रही है। India may also have to either dilute its growing partnership with the West or engage in a delicate balancing act, as SCO has traditionally adopted an anti-Western posture. Alright, तो इंडिया को अपनी जो ग्रोइंग पार्टनरशिप है वेस्ट के साथ में उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। ऑलराइट, क्योंकि SCO जो है वो एंटी वेस्टर्न पोस्चर लेके चलता है, वो एंटी वेस्ट है। ऑलराइट, तो ये है इशू। SCO के बारे में हमने पढ़ा कि SCO की मीट अभी होने वाली है मई 16 to 19। SCO क्या है, कब बना था, ऑलराइट, इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए और चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए SCO में। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाउ टू फ्रेम द यूनिफॉर्म सिविल कोड। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स जो है स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने की अभी बात चल रही है। ऑलराइट, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? आर्टिकल 44 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है दैट स्टेट शेल एंडीवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि स्टेट या जो कंट्री है, गवर्नमेंट जो है वो
पूरे सिटीजन सब सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए स्ट्राइव करेगी. Alright. Responsibility of the center. Family and succession laws have to be equally applicable and they should be enacted by parliament alone. तो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंटर की है. ऑलराइट. माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड कई केसेस में एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने इनएक्शन और जो इनएक्शन के बारे में बहुत नाराज़गी जताई है. उसके अलावा सेंटर को अपने कंसर्न्स भी बताए हैं. ऑलराइट. पार्लियामेंट ने उसी के रिस्पेक्ट में सिविल मैरिज लॉ इन 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सब इम्प्लीमेंट की थी, जिसमें कि क्या कहा गया था कि कोई भी जो मेल और फीमेल है या मैन और वुमेन है, वो अपने रिलीजन के बिना, मतलब बिना रिलीजन को कंसिडर करे शादी कर सकते हैं. एग्जिस्टिंग रिलीजियस मैरिजेस कुड बी वॉलंटरली कन्वर्टेड इनटू सिविल मैरिजेस बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट. तो एग्जिस्टिंग रिलीजियस मैरिजेस जो हैं उन्हें वॉलंटरली सिविल मैरिजेस में इस एक्ट के थ्रू रजिस्टर करके कन्वर्ट किया जा सकता है. तो ये जो एक्ट है सिविल मैरिज एक्ट, उसके सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑल कपल्स मैरिड अंडर दिस प्रोविजंस एंड देयर डिसेंडेंट्स विल बी गवर्न्ड बाय द रिलीजन न्यूट्रल चैप्टर ऑन इनहेरिटेंस इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925. तो इस एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सनस होंगे और उनके डिसेंडेंट्स जो होंगे वो इनहेरिटेंस के मामले में रिलीजन न्यूट्रल चैप्टर के अकॉर्डिंग डील किए जाएंगे. ऑलराइट. तो इनहेरिटेंस के लिए जो लॉ है दैट इज इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925. रेगुलेटिंग रिलीजियस मैरिजेस. अब रिलीजियस मैरिजेस कैसे रेगुलेट होती है? तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 की, इट रेगुलेट्स द रिलीजियस मैरिजेस अमंग हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख. ऑलराइट. 1956 की जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें क्या है कि जो प्रॉपर्टी होगी, जो सक्सेशन होगा, उसके प्रोविजंस कवर किए गए हैं. Section 29 clause 4 of the act clarified that nothing contained in this act shall be deemed to affect the provisions contained in Special Marriage Act 1954. All right. The 1954 Act and the Indian Succession Act as secular laws thus remained available to those governed by Hindu law even after the enactment of the acts in 1955 and 56. तो ये दोनों एक्ट्स जो हैं यही सेक्युलर लॉज की तरह अभी काम करती हैं सक्सेशन के मामले में और हिंदू मैरिज के प्रोविजंस के मामले में. इशू विद स्पेशल मैरिज एक्ट एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट. अभी दोनों एक्ट जो हैं इनमें साथ में इश्यूज क्या हैं? पहला इशू है दे डू नॉट अप्लाई टू द एंटायर कंट्री. गोवा, दमन, दीयू, जब इनको पोर्टुगीज रूल से 1960s में आज़ाद करवाया गया था तो पार्लियामेंट्री लॉ एक निकाला गया था जो कि क्या करता, जो किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता था? फॉर कंटिन्यूड एप्लीकेशन ऑफ आर्केइक पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867. ऑल राइट. The 155-year-old foreign law still governs Indian citizens in these parts of India. तो गोवा, दमन और दीयू, ये जो मेजर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं रिस्पेक्टिवली, तो ये अभी भी वहाँ की जो सिविल कोड है, पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867, उसके अकॉर्डिंग गवर्न होती है. ऑलराइट. रेननकेंट्स, इंडियंस जिनके एंसेस्टर्स जो हैं उन्होंने फ्रेंच रूल के दौरान पर्सनल लॉ को अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, वो अभी भी फ्रेंच सिविल कोड ऑफ 1804 के अकॉर्डिंग ही रेननकेंट्स को डील किया जाता है. तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इंडिया में है नहीं. 2019 में गवर्नमेंट ने जो प्रोविजंस थे उनको जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है वहाँ पर एक्सटेंड किया, ताकि जैसा कि उन्होंने एक्सटेंड किया ताकि उनके जो लोकल वेरिएंट्स हैं उनको हटाया जा सके. और अब यही चीज़ उनको गोवा और दमन और दीव में भी करनी पड़ेगी ताकि जो पोर्टुगीज सिविल कोड है, उसके अलावा जो फ्रेंच सिविल कोड है, इन सब के जो प्रोविजंस हैं इनको हटाया जा सके और यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके. नेक्स्ट इशू इज कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इट्स लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्रीज इन मैरिज बट डज नॉट रिकॉग्नाइज द रूल prohibiting marriages within the limit of sapinda relationship that is covering distant cousins. तो इसमें बहुत मैरिजेस में कौन मैरिज नहीं कर सकता आपस में, उसकी जो लिस्ट है उसमें क्या है कि वो ये नहीं बताता है कि कौन से रूल जो हैं, कौन सा रूल है मैरिजेस का जो कि सपिंदा रिलेशनशिप की लिमिट में आता है. सो अ हिंदू कैन फ्रीली मैरी अ सेकेंड कजन अंडर द एक्ट, though the religion prohibits it, but a Muslim cannot marry under it a first cousin, which is religion allows and is a common practice in the community. तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो उससे क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि हिंदू जो है वो तो अपने सेकंड कज़न से शादी कर सकता है क्योंकि इस कोड के अकॉर्डिंग. ऑलराइट. लेकिन हिंदू रिलीजन में उसकी मनाही है, लेकिन मुस्लिम जो है वो इस कोड के अकॉर्डिंग अपने फर्स्ट कज़न से शादी नहीं कर सकता जबकि उसके रिलीजन में इसकी अनुमति है. तो ये एक बहुत डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है.
Under the Hindu Marriage Act, the rule of prohibited degrees can be relaxed on the basis of custom but not under the Special Marriage Act. तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं उन्हें कस्टम के बेस पर रिलैक्स किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ट्राइब्स के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, लेकिन स्पेशल मैरिज के एक्ट के अंदर जो है इनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता. मिस गवर्निंग द प्रॉपर्टीज. If both parties marrying under it were Hindu and their properties would be governed not by the Indian Succession Act as originally provided but by the Hindu Succession Act. तो अगर दोनों पार्टीज जो हैं इस एक्ट के अंदर शादी कर रही है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो उन दोनों की उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू रूल नहीं होगी, बल्कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू रूल होगी. The objection raised to it in the Menka Gandhi case was met by Delhi High Court judge with spirited defense. तो मेनका गांधी केस में इस पर बहुत ऑब्जेक्शन उठाया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका जो है स्पिरिटेड डिफेंस किया, बिल्कुल इसको डिफेंड किया. सो ये इश्यूज़ हैं यूसीसी में. हिंदू मैरिज एक्ट में क्या इशू है, सक्सेशन एक्ट क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऑलराइट, यूसीसी क्या है, ये सब हमने इसमें पढ़ा. नाउ दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ फ्रॉम न्यूट्रल टू नेटो वाई फिनलैंड ज्वाइनिंग द अलायंसेज मैटर. तो न्यूट्रल से नेटो की तरफ बढ़ रहा है फिनलैंड, और इसका जो अलायंस है वो क्यों मैटर करता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में. इस पूरे मैटर में बात करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे. तो सीधा जैसे कि पता है कि पहले जो रिलेक्टेंट था नेटो ज्वाइन करने के लिए फिनलैंड, वो अब सोच रहा है कि हम नेटो को ज्वाइन कर ले. और ये क्या होगा ये उसकी हिस्ट्री के अंदर, मतलब कि फिनलैंड की हिस्ट्री के अंदर ही एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट होगा, क्योंकि वो पहले एक न्यूट्रल कंट्री था. वो किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था. क्यों? क्योंकि उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से वो चलना चाहते थे, कोई और कारण नहीं था. कोई भी ऐसा वॉर वूर का कोई सिस्टम नहीं था या कोई दुश्मनी नहीं थी, राइट. और ये पर्टिकुलर जो स्टेप है नेटो को ज्वाइन करने का, वो उसकी जो लॉन्ग टाइम वॉर टाइम न्यूट्रलिटी है उसको एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट देगा, राइट. अगर हम फिनलैंड की बात करें कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो यूरोप अगर हम पहुँचते हैं तो एशिया और यूरोप की बाउंड्री हम कह सकते हैं कि जहाँ से मतलब एशिया यूरोप क्या रशिया जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, रशिया का जस्ट बाउंड्री कंट्रीज है ये वाला, इधर ये फिनलैंड स्वीडन. अब फिनलैंड की इतनी ये लंबी बाउंड्री है जो कि रशिया के साथ टच करती है. और रिसेंटली जैसा पता है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया था और इसको पूरा अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब फिनलैंड को डर है कि ऐसे किसी उससे बचने के लिए कि ऐसा फिनलैंड के साथ ना हो, वो नेटो के साथ जाना चाह रहा है, राइट. सबसे मेजर अगर पहले बात करते हैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कि फिनलैंड कहाँ पर है, रशिया कहाँ पर है, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, वार्सो. तो इसके आसपास की वाटर बॉडीज़ जो हैं कि इस पर्टिकुलर वाटर बॉडीज़ के आसपास क्या क्या है, राइट. मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है. उसके अलावा यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में था, पोलैंड उसके बराबर है. तो इनका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. ओके, तो नेटो क्या है? अगर नॉर्थ अटलांटिक हम बात करते हैं ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस है. ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अलायंस नहीं. तो मिलिट्री अलायंस है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से बना था, जिसको पहले या फिर और उसको दूसरा नाम उसका वाशिंगटन ट्रीटी है, और जो कि अप्रैल 1949 के अंदर उसको एस्टेब्लिश किया गया था, राइट. क्या करता है ये? इट सॉट टू काउंटरवेट टू सोवियत आर्मीज स्टेशन इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था उसके बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जिसको बोलते हैं, वहाँ पर रशिया के जो हम कह सकते हैं आर्मी थी, रशिया की आर्मी जो वो स्टेशन थी, मतलब रुकी हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, राइट. तो इनको काउंटर करने के लिए एक अलायंस बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस, जिसमें क्या कि इसका हेड काफ़ी कंट्रीज से मिलके, और इन्होंने फिर इसको सोवियत जो अर्लियर रशिया का जो पहले था सोवियत यूनियन, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था, राइट. अगर हम नेटो के ओरिजिनल मेंबर्स की बात करें तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स इसके मेंबर्स थे. उसके बाद नेटो के अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स आए, जो कि इजिप्ट है, इज़राइल, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड इसके वेब ऑफ पार्टनर्स
कह सकते हैं हम इनको, राइट। अगर नेटो की बात करते हैं तो क्यों बना था, जैसे हमने बात कर लिया कि सोवियत यूनियन के लिए उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था, राइट। तो आंसर क्या है, अगर सीधा सीधा सिंपल बात करें कि क्यों बनाया गया था, कोई पूछ ले इंटरव्यू में पूछ ले कि नेटो व्हाई इट वाज फाउंडेड, तो सिंपल आंसर कम्युनिस्ट स्वीप इन यूरोप पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द राइज ऑफ सोवियत डोमिनेंस, कि कम्युनिस्ट को स्वीप करे यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर और सोवियत का डोमिनेंस राइज हो रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए नेटो एस्टेब्लिश किया गया, राइट। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तो उसके बाद वेस्टर्न यूरोप जो था, जो उस वॉर के अंदर इंक्लूडेड कंट्री थे, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ड्रेन हो गई थी, राइट, और मिलिट्री ऑलरेडी वीक थी। तो न्यू कम्युनिस्ट पावरफुल पार्टीज अराइज हुई फ्रांस और इटली के अंदर, राइट। और उस पर्टिकुलर वॉर में क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था वो इमर्ज हुआ विद इट्स आर्मिंग डोमिनेटिंग द स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर रशिया विक्टोरियस इमर्ज हुआ और वहाँ पर रशिया का जो डोमिनेंस है वो था। बाय 1948, अगर 1948 तक हम पहुँचते हैं तो जो कम्युनिस्ट थे मॉस्को की स्पॉन्सरशिप के अंदर, उन्होंने उन गवर्नमेंट्स के अंदर कंट्रोल ले लिया था जो कि हम कह सकते हैं कि सप्रेस्ड ऑल द नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो सेंट्रल और हम कह रहे थे ईस्टर्न यूरोप में जहाँ पर इसका दबदबा था, वहाँ के आसपास की गवर्नमेंट्स में जो मॉस्को के स्पॉन्सर किए हुए कम्युनिस्ट थे, उन्होंने खुद की धाक वहाँ जमा ली थी और जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उनको सप्रेस कर रहे थे वो लोग, राइट। वट केम टू बी नोन एज आयरन कर्टेन, और इसको नाम दिया गया आयरन कर्टेन, ए टर्म पॉपुलराइज्ड बाय विंस्टन चर्चिल एंड हैज डिसेंडेड ओवर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। जब ये सब हुआ था तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स थे मॉस्को के कम्युनिस्ट वो कुछ भी पता नहीं लगने देते। तो इसको विंस्टन चर्चिल ने ऐसा नाम दिया था कि ये एक आयरन कर्टेन है, मतलब कि लोहे का पर्दा है जिसके पीछे क्या हो रहा है उसका हमें कुछ नहीं पता, राइट। ओके, अगर नेटो की आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो क्या है, वह इंश्योर करता है सिक्योरिटी ऑफ यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ की, यूरोप में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करता है, इनसेपरेबली लिंक टू दैट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन मेंबर कंट्रीज़, राइट। और नॉर्थ अमेरिकन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो साथ में है, तो दोनों की ही वो जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करता है। इट कमिट्स द एलाइज ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ एज वेल एज अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर बात करते हैं कि कैसे काम करता है, तो डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ और पीसफुल रेजोल्यूशंस को हमेशा ध्यान में दिया जाता है कि वॉर ना होके इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे बात करके और डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके, राइट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ यूनिक फोरम फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन अक्रॉस द अटलांटिक। ये एक यूनिक फॉरम और एक डायलॉग देता है ताकि अटलांटिक के आसपास पूरा कोऑपरेशन से काम कर सकें। अगर आर्टिकल 5 की बात करते हैं कि आर्टिकल 5 क्या था, आर्टिकल 5 वॉज ए की पार्ट इन द 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और वॉशिंगटन ट्रीटी जिसको पहले बोलते थे, एंड वॉज मीन टू ऑफर ए कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट द पोटेंशियल इन्वेजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि वो ऑफर करता है आपको एक कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल इन्वेजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अगर वेस्टर्न यूरोप में कोई इन्वेड करता है तो वहाँ पर नेटो कंट्री जो है वो एक हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करेगी इन्वेजन के खिलाफ, राइट। इट स्टेज, वो कहती हैं, वो ये पर्टिकुलर आर्टिकल कहता है कि नेटो मेंबर्स विल असेस द पार्टी और पार्टीज सो अटैक्ड बाय टेकिंग forthwith individually and in concert with other parties such action as it deems necessary, including the use of armed force to restore and maintain security of the North Atlantic areas। कि अगर नॉर्थ अटलांटिक एरियाज़ के अंदर जो कंट्रीज़ है और जो नेटो के मेंबर्स हैं, नेटो के मेंबर्स जो कि नॉर्थ अटलांटिक के आसपास एरियाज़ में हैं, अगर उसके ऊपर कोई बाहर से इन्वेजन करता है या अटैक करता है तो जो भी एक्शन लिया जाए, जो भी एक्शन उचित होगा या नेसेसरी होगा कि ये लेना चाहिए, वो ये चीज़ लेंगे, चाहे उसमें आर्म्ड फोर्सेस का ही यूज़ का क्यों ना हो, ताकि जो सिक्योरिटी है, जो पीस है, जो वहाँ का बैलेंस है उस एरिया का, उसको मेंटेन किया जा सके, राइट। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही बार ये इन्वोक हुई है, ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, जो कि 9/11 अटैक के बाद जस्ट हुआ था, राइट। ओके, तो नेटो का पूरा ब्रीफ हिस्ट्री हो गया कि नेटो क्या था, क्यों बनाया गया, कहाँ पे क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, आर्टिकल 5 क्या कहता है। ओके,
तो फिनलैंड इसको ज्वाइन क्यों करना चाहता है, फिनलैंड का क्या सीन है, कैसे पूरे पिक्चर में है, इसके बारे में बात करते हैं। द कंट्री सो फार हैज़ स्टेड अवे फ्रॉम ज्वाइनिंग सच अलाइंसेस। अभी तक हाल फिलहाल के लिए फिनलैंड किसी भी अलाइंसेस का पार्ट नहीं है, किसी भी तरीके का मिलिट्री अलाइंस का वो पार्ट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही उसके जो नेबर था रशिया, उसके साथ एक कोर्डियल रिलेशंस बना के रखना चाहता था, राइट। फॉर अ लॉन्ग टाइम द आइडिया ऑफ नॉट ज्वाइनिंग नेटो और गेटिंग क्लोज टू ए वेस्ट वॉज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर द फिन्स। तो अगर फिनलैंड की बात करते हैं तो आज तक क्यों थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहते वेस्ट के। और क्योंकि अगर वेस्ट के ज़्यादा क्लोज जाएंगे तो रशिया उनके अगेंस्ट हो सकता है और वो उनके सर्वाइवल के लिए खतरा है, राइट। तो ये एक कारण था। हाउएवर द चेंज इन परसेप्शन एंड ओवरवेलमिंग सपोर्ट टू ज्वाइन नेटो कम्स अबाउट द फॉलोइंग ऑफ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। लेकिन अब जो परसेप्शन चेंज हुआ है रशिया को लेके और एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है कि मोस्टली जो सपोर्ट कर रहे हैं नेटो कंट्रीज उनको करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए रशिया के इन्वेजन के बाद, तो वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो कि फिनलैंड को लेके जा रहा है कि हम नेटो ज्वाइन करें। अब नेटो ज्वाइन करने से होगा क्या कि उनका जो सिक्योरिटी या डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा फिनलैंड का, राइट। ओके, तो स्वीडन और नेटो के बारे में बात करेंगे, लेकिन पिछले वाले का पूरा कर लेते हैं। वॉज दिस ए लॉन्ग टाइम कमिंग? क्या फिनलैंड बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था कि हम नेटो ज्वाइन कर लें? अगर फिनलैंड की बात करें तो यूक्रेन में जो भी हो रहा है वो बहुत ही एक हॉन्टिंग सेंस ऑफ फेमिलियरिटी देता है कि अगर मान लीजिए कि बगल वाले देश में लड़ाई चली तो एक सेंस रहता है कि क्या पता कल को हमारे देश में भी रशिया अटैक कर सकता है। तो फिनलैंड के लिए काफ़ी बड़ी ही ये ज़्यादा हॉन्टिंग सेंस है, बहुत ही डरावना हम कह सकते हैं कि सोच है कि अगर रशिया इन्वेड कर देता फिनलैंड को तो क्या होगा। द सोवियट्स हैड इन्वेडेड फिनलैंड इन लेट 1939, क्योंकि ऑलरेडी 1939 के अंदर भी इन्वेड किया गया था सोवियत के थ्रू, राइट। अब और वो वॉर भी 3 महीने तक चला था, जो कि उनकी जो 10% टेरिटरी है वो उन्होंने उस टाइम खो दी थी। द कंट्री अडॉप्टेड टू स्टे नॉन अलाइन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये जब कोल्ड वॉर्स के शीत युद्ध वाला जो टाइम था या फिर कोल्ड वॉर वाला जो टाइम था, उस टाइम इन्होंने नॉन अलाइन रहने का सोचा था कि हम किसी भी मिलिट्री अलाइन से ज्वाइन नहीं करेंगे। द कंट्री अडॉप्टेड टू स्टे नॉन अलाइंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स। However, insecurity started growing since Russia annexed Crimea in 2014 as Finland brought back conscription and military spending went up. Insecurities तब बढ़ी जब रशिया ने हम कह सकते हैं क्रीमिया को 2014 के अंदर इन्वेड किया था। तब से इनका जो हम कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटीज़ है वो बढ़नी शुरू हुई, राइट। ओके, व्हाट अबाउट स्वीडन? अब स्वीडन का क्या सीन है, स्वीडन किस लिए न्यूज़ में क्या चीज़ है? स्वीडन भी एक उम्मीदवार है कि वो नेटो ज्वाइन कर सकता है आफ्टर फिनलैंड फाइनल कॉल देता है। फिनलैंड के साइड से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या कोई फाइनल कॉल आता है तो ऑब्वियसली उसके बाद स्वीडन ज्वाइन करने का एक चांस बन रहा है कि शायद स्वीडन भी ज्वाइन करे। अगर फिनलैंड ज्वाइन करता है तो स्वीडन एक इकलौता ऐसा नॉन मेंबर रह जाएगा नेटो का, सिर्फ एक इकलौता नॉर्डिक मेंबर हम जिसको कह सकते हैं कि इकलौता नॉर्डिक मेंबर रह जाएगा जिसने नेटो ज्वाइन नहीं करी है, राइट। लेकिन फिनलैंड के अगर आइडियोलॉजी का देखा जाए उसके विपरीत उसका स्टैंस था सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो रशिया से क्योंकि रशिया ने पहले उसको इन्वेड कर रखा था तो उसके पास सर्वाइवल के लिए वो किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन सिर्फ ज्वाइनिंग के खिलाफ क्यों था? क्योंकि उनके आइडियोलॉजिकल रीजंस थे, राइट। वो किसी से डर के कारण नहीं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी, इसलिए वो उसको ज्वाइन नहीं कर रहे थे। वट वुड ए मेंबरशिप मीन एंड विल इट बेनिफिट नेटो एज वेल? तो मेंबरशिप क्या लाएगी और उससे क्या बेनिफिट होगा और उससे क्या नेटो को भी बेनिफिट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। नेटो हैज़ शोन ईगरनेस अबाउट द फिनलैंड एंड स्वीडन मेंबरशिप। तो नेटो ने भी ईगरनेस शो करी है कि फिनलैंड और स्वीडन उनको ज्वाइन कर ले। यूजुअली बिकमिंग एन ऑफिशियल नेटो मेंबर्स कैन टेक अप टू ईयर्स एज इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर स्टेट्स। अगर नॉर्मल कंडीशंस में देखा जाए तो नेटो का मेंबर बनने के लिए साल भर से भी ज़्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सब से उनका अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। लेकिन
अभी हाल फिलहाल को सिचुएशन में देखते हुए ये काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये किया जा सकता है। अगर इसमें भी रीज़न क्या है कि फिनलैंड की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट उसके उसके मतलब उसकी लोकेशन एक फेवर में है कि जैसे ही उसका हम कह सकते हैं, अगर पहले इस पे आते हैं कि फिनलैंड अगर ज्वाइन करता है तो ये जो एरिया है, जस्ट ए सेकेंड, ये जो एरिया है जहाँ पे फिनलैंड और रशिया की बॉर्डर टच कर रही है, अगर फिनलैंड ज्वाइन कर लेता है तो नेटो और रशिया के बीच में जो हम कह सकते हैं बाउंड्री लाइन है कि नेटो कंट्रीज़ और रशिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन्स हैं वो डबल हो जाएंगी, राइट। दैट वुड ऑल्सो स्ट्रेंथन द अलायंसेज पोजीशन इन द बाल्टिक सी। इससे होगा क्या, बाल्टिक सी के अंदर भी नेटो की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन होगी। इसके ऊपर रशिया का क्या रिएक्शन है, रशिया क्या कह रहा है? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि दे विल बी फोर्स टू टेक मिलिट्री स्टेप्स इफ़ मेंबरशिप मटीरियलाइजेज, कि अगर मेंबरशिप दी जाती है या उसके ऊपर कोई भी काम होता है तो उनको मिलिट्री एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो सीधी सीधी धमकी है रशिया की तरफ से कि अगर आप नेटो मेंबर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, नेटो की मेंबरशिप ले रहे हैं, तो मिलिट्री एक्शन के लिए रेडी हो जाइए, राइट। बी रेडी फॉर military action. Russia has warned that this may prompt Moscow to deploy nuclear weapons in Kaliningrad, the Russian enclave between Poland and Lithuania. लुथानिया और पोलैंड के बीच में एक रशियन एनक्लेव है जहाँ पे कि कैलिनिंग्रैड करके जगह है, वहाँ पर वो अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डिप्लॉय करने पे मजबूर हो जाएंगे, राइट। तो खुली खुली धमकी कि भैया बच के, ओके। अगर बात करें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नेटो के ऊपर मेंस के अंदर आने के चांसेस कुछ हद तक हाल फिलहाल लग तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी है तो मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नेटो के रिलेवेंस के ऊपर, या फिर नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में भी बात हो सकती है कि नॉर्डिक कंट्रीज़ के ऊपर आप कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा प्रीलिम्स में तो भर भर के हैं। सबसे पहले हम बात करी थी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्डिक कंट्रीज़, बाल्टिक सी, ब्लैक सी एंड ऑल टुगेदर जितना भी ये लोकेशन है इस पर्टिकुलर जगह पे। उसके अलावा नेटो खुद, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, मेंबर्स कंट्रीज़, राइट। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, हालांकि ये बहुत ही कम चांसेस है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्वेश्चन आएंगे, मेंस के अंदर फिर भी आ सकता है, राइट, ओके। एंड अगर हम बात करते हैं आगे तो स्वीडन का लोकेशन और मेजरली तो यही है। उसके बाद एक कैलिनिंग्राड जो करके जगह है, कैलिनिंग्रैड, तो इसके बारे में पूछ सकता है। पोलैंड और लिथुआनिया की लोकेशन भी कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, राइट, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आयरन इन तमिलनाडु 42,000 ईयर्स अगो ए न्यू रीडिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो आयरन मिला है तमिलनाडु के अंदर 42,000 ईयर्स 4200 ईयर्स पहले का, न्यू डेटिंग और क्या इसका सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात करते हैं। कार्बन डेटिंग ऑफ एक्सकेवेटेड फाइंड्स इन तमिलनाडु पुशेस एविडेंस ऑफ आयरन बीइंग यूज्ड इन इंडिया बैक टू 4200 ईयर्स अगो, द तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस दिस वीक ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट। तो अगर हम इसके कंटेक्स्ट की बात करें तो रिसेंटली तमिलनाडु ने एक आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट के भरोसा का नाम लेते हुए ये कहा है कि तमिलनाडु के अंदर 4200 साल पुराना एक आयरन का रिसोर्स मिला है कि 4200 साल पहले भी इंडिया के अंदर आयरन यूज़ होता था, राइट। तो ये कार्बन डेटिंग के दौरान ये एक ऐसी चीज़ है पता चली है, राइट। अब इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो प्रीवियस एविडेंस था आयरन का वो 1900 टू 2000 BC का था, राइट। और तमिलनाडु के लिए बात करें तो 1500 BC का था, राइट। द लेटेस्ट एविडेंस अगर जो ये वाला है अगर इसको हम मानते हैं तो ये सीधा के सीधा जो ईयर है इसको ले जाता है 2172 BCE। तो बहुत ही लंबा टाइम हो जाएगा और पुराना हो जाएगा, राइट। तो काफ़ी सिग्निफिकेंस होगा और हम हमारे जो पहले की हिस्ट्री थी उसके बारे में जानने में कुछ मदद करेगा, राइट। अब जो डेटिंग के लिए यूज़ किया गया था वो किया गया था एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ की गई थी। ऑब्जेक्ट्स मिले कहाँ पर हैं माइलाडू मैपराई करके जगह है,
कृष्णगिरी तमिलनाडु के अंदर, जो कि 100 किलोमीटर साउथ है बेंगलुरु से, वहाँ पर ये मिला है। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है क्योंकि कल्चरल मटेरियल मिले डेटिंग बैक बिटवीन माइक्रोलिथिक 30,000 BC टू अर्ली हिस्टोरिक 1600 BC के एजेस। तो काफ़ी लंबे समय तक के इसमें एविडेंसेस मिले हैं। द साइट इज़ सिचुएटेड इन द मिडेस्ट ऑफ सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स। ये जो साइट है ये काफ़ी आर्कोलॉजिकल साइट्स है उसके बीच में ये है। अगर बाकी आर्कोलॉजिकल साइट्स की बात करते हैं तो तोगारापल्ली, गंगावर्मन, संदूर, वेदारथिकल, गुत्तूर, गिदलूर, सप्पामुतलू और कपल्लावदी करके जगह हैं। इसके साथ में ये मिलियादू मपुरई करके जो जगह है इसमें मिला है। नाम कितने डिफिकल्ट से नहीं। ओके, आउटकम वेरिंग स्पैन ऑफ आयरन एज। आयरन एज का जो स्पैन है वो बहुत ही वेरिंग है। डेज फ्रॉम ह्यूमन एंटर द आयरन एज वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन द वर्ल्ड। कि अगर आयरन का बात करें कि आयरन कब आया था, तो ये चीज़ बहुत ही वेरी करती है एक कोने से दूसरे कोने। अगर हम बढ़ते हैं कि कहीं पे तो ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 साल पहले आया था, दूसरी जगह जाके देखते तो 200 साल पहले आया था, तीसरी जगह जाते तो 250 साल पहले, चौथी जगह जाते बोलते नहीं ये तो 20 साल पहले आया था। तो काफ़ी वेरी कर रहा है। इंडिया के अगर भी कंटेक्स्ट में बात करते हैं, इंडिया टू द डेट हैज़ बिन रिवाइज एंड सक्सेसिव फाइंडिंग्स ओवर द डिकेड्स। तो ये डेट रिवाइज होती रहती है क्योंकि बार बार जो फाइंडिंग्स मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये डेट आगे होती जाती है। व्हेन इज़ आयरन एज कंसिडर्ड इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं आयरन एज की, तो आयरन एज इंडिया में क्या कंसीडर करते हैं। 1979 के अंदर अगर हम बात करते हैं, आयरन वॉज ट्रेस टू 1300 BC और ये राजस्थान के अंदर मिला गया था। ये हम NCERTs में पढ़ते आ रहे हैं। लेटर सैम्पल्स एंड बुक्का सागरा कर्नाटका इंडिकेटिंग आयरन प्रोडक्शन व डेटेड बैक टू 1530 BC। बाद में पता चला बुक्का सागरा कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ पर कार्बन डेटिंग से पता चला कि आयरन जो है 1530 BC के अंदर आया था, राइट। उसके बाद द डेट वॉज सब्सिक्वेंटली पुश्ड बैक टू 1700 टू 1800 BC। उसके बाद में इसको 1700-1800 BC के अंदर, क्योंकि एक्सकवेशन कहाँ मिले, रायपुरा गंगा वैली के अंदर, राइट। उसके बाद फिर और बढ़ा ये 1900 से 2000 BC के बीच में इन्वेस्टिगेशंस कहाँ हुए, मल्हार नियर वाराणसी एंड ब्रह्मागिरी नॉर्थ कर्नाटका के अंदर, राइट। सीरीज ऑफ डेटिंग रिजल्ट्स ऑन फाइंड्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया हैव शोन एविडेंस ऑफ आयरन और टेक्नोलॉजी बिफोर 1800 BC। तो 1800 BC के बाद का भी हमें ये चीज़ मिली है कि पहले का भी उससे होगा। Before the latest discovery, the earliest evidence of iron use in Tamil Nadu was from Punganore and Mangadu near Mittur district dating back to 1500 BC। अगर इससे पहले की बात करें तो 1500 BC का साक्ष्य मिले थे, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, आयरन इज़ नॉट नोन टू हैव बीन यूज इन इंडस वैली। आयरन को ऐसा मानते नहीं कि इंडस वैली में यूज़ किया गया था। फ्रॉम द यूज़ ऑफ कॉपर इंडिया इज सेट टू बी हैव ओरिजिनेटेड 1500 BC। और वहाँ से बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो कॉपर है उसका ओरिजिन ही हम 1500 BC बताते हैं। बट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड मास एक्सप्लॉयटेशन फोर्स अदर रीजन्स टू रिमेन इन स्टोन एज। अब हर किसी रीजन में कॉपर मिलना जरूरी नहीं था, तो कहा यह गया कि बाकी जितने भी रीजन्स थे वो स्टोन एज के अंदर ही फोर्स्ड रहे, कि उसके अंदर ही उनको रहना मजबूरन रहना पड़ा। वेन आयरन टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड it led to production of agriculture tools, weapons, leading to production required for a civilization aid of economic and cultural progress। जब आयरन इन्वेंट हुआ उसके बाद ही प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा, एग्रीकल्चर टूल्स बने, वेपन्स बने, और फिर वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक का प्रोग्रेस हुआ कि आयरन के आने के बाद ही एक्चुअल प्रोसेस शुरू हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं। वाइल यूजफुल टूल्स वर मेड अप ऑफ कॉपर्स, दीज वर ब्रिटल एंड नॉट स्ट्रॉन्ग एज आयरन टूल्स इट वुड बी। और उससे पहले जो कॉपर्स के टूल थे वो ब्रिटल थे, कि आसानी से ही वो इतने हम कह सकते हैं कि नाजुक थे एज़ कम्पेयर टू आयरन, क्योंकि आयरन के ज़्यादा हार्ड होते हैं, राइट। वो ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। विद द लेटेस्ट एविडेंस ट्रेसिंग टू आयरन और 2000 BC टू फ्रॉम 1500 BC वी कैन अज्यूम दैट आवर कल्चरल सीड्स वर लेड इन 2000 BC। अगर एविडेंस लेटेस्ट उसकी बात करें तो आयरन एज 2000 BC तक चला जाएगा। उससे क्या पता चलेगा कि जो हमारे कल्चरल सीड्स है वो 2000 BC के अंदर लेड हो गए थे। एंड द बेनिफिट ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस एंड मैसिव प्रोडक्शन ट्रिगर्ड बाय आयरन टेक्नोलॉजी गेव अस फर्स्ट फ्रूट अराउंड 1600 BC इन तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अगर ये सब हो जाता है तो तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो हमें पहला फ्रूट मिला था किस चीज़ का, इकोनॉमिक चेंजेस का, आयरन के आने से, वो 1600 BC के अंदर आ जाएगा। अगर हम कल्चर और पॉलिटिक्स की बात करें, तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स वर बिलीव्ड टू बी हैव ओरिजिनेटेड अराउंड 300 BC until landmark finding in 2019 pushed the date back to
1600 BC। पहले तमिल ब्रह्मी जो स्क्रिप्ट थी उनको ऐसा माना जाता था कि वो 300 BC की ओरिजिन है, लेकिन जब रिसेंटली 2019 के अंदर डेट बैक हो गई एक एक्सक्यूशन के टाइम जब पता चला। द डेटिंग नैरोड द गेज गैप बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड तमिलंगम और साउथ इंडियन संगम एज। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या हुआ कि जो तमिलंगम या फिर संगम एज जो थी साउथ इंडिया की और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में जो टाइम गैप था उसको कम करने में मदद मिली। द लेटेस्ट फाइंडिंग आर पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। द डेटिंग एंड स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन एक्सक्यूशन फ्रॉम साइट्स इंक्लूडिंग किलादी नियर मदुरई बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल एंड ASI डिड नॉट गो फॉर एडवांस कार्बन टेस्ट। अब बाद में हुआ क्या, मदुरई के आसपास एक किलादी करके जगह वहाँ पर भी हमें मिले, लेकिन ASI वो पर्टिकुलर एडवांस कार्बन डेटिंग्स के लिए नहीं गई, जिससे के कारण वो न्यूज़ में थी, राइट। ओके, अगर हम इसको बात करें एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से तो प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन मेजरली कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तमिलनाडु एक्सक्यूशन कहाँ हुआ था, जगह के नाम कि ये पर्टिकुलर साइट्स कहाँ की है, कौन से एज की है, माइक्रोलिथिक एज कब से है, अर्ली हिस्टोरिक एज कब से है। उसके अलावा आयरन एज के ऊपर पूछ सकते हैं कि आयरन एज का कब डिस्कवर हुआ था। देन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन, तमिल ब्रह्म स्क्रिप्ट, संगम एज, एंड मेजरली तो यही है, राइट। कार्बन डेटिंग प्रोसेस हम पूछ सकते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस क्या होता है, राइट। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू। एक्शन दैट कोरोड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। एक्शन जो कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को कोरोड करते हैं, गलाते हैं। अगर हम स्टील फ्रेम की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, कुछ एक्शंस जो ब्यूरोक्रेसी को कोरोड करे उसके बारे में बात करेंगे। द लेटर वॉर बिटवीन द टू सेट्स ऑफ रिटायर्ड पब्लिक ऑफिशियल सिविल सर्वेंट्स जजेस एंड आर्मी ऑफिसर कंसर्निंग द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन इन द कंट्री हैज़ बीन माइल्डली रिपोर्टेड इन द मीडिया। तो रिसेंटली सिविल सर्वेंट्स, जजेस और आर्मी ऑफिसर्स आपस में लड़ते देखे गए। किस लिए? क्योंकि जो देश में पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर वो लड़ाई कर रहे थे, राइट। कि उनकी लड़ाई इतनी हो गई कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करने लगी। ओके, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, इट इज़ द पुलिस and magistracy, judicial courts and other regulatory agencies, not politician, which has been authorized and empowered by the law to take preventive actions against political troublemakers. तो पुलिस, मैजिस्ट्रेट, जुडिशल कोर्ट्स और अदर रेगुलेटरी एजेंसीज है, ना कि पॉलिटिशियंस, जिसको की अथॉरिटी मिली है कि अगर कोई भी ऐसा लगता है कि आगे दिक्कत होने वाली है तो वो प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, लॉज को इन्फोर्स कर सकते हैं, चाहे वो लॉज क्रिमिनल हो, इकोनॉमिक हो या फिर कोई अदर ऑप्शन का हो, जिससे कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। इन मैच्योर डेमोक्रेसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पब्लिक ऑफिशियल नॉर्मली डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड देयर ओन कॉन्साइंस, फर्मली रिजस्टिंग एंड रिस्ट्रिक्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट। तो अगर नॉर्मल या फिर एक मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर बात करते हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल जो रहते हैं वो काफ़ी खुददार और वो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो निभाते हैं, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी और उनकी खुद की कंसाइंस होती है जिसके अंदर की वो करते हैं, जिससे कि समाज के अंदर एक बराबरी स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन रिसेंटली देखा गया कि जो सिविल सर्विस का स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है। अब कैसे देख सकते हैं? सबसे मेजर केस तो एमरजेंसी डिक्लेयर 1975 के अंदर, राइट, उसके अंदर ये केस दे सकते हैं। Civil services like other institutions including the judiciary just caved in and trend might have accelerated over the years। और जुडिशरी भी इस केस में हो गई है, तो काफ़ी वो पॉलिटिशियंस के साइड इंक्लाइंड होने का ऐसा कई बार केसेस होते हैं कि जुडिशरी कुछ ऐसे फैसले लेती हैं जो कि ऐसा लगता है, अब वो लेती है कि नहीं लेती, जिससे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी किनसे, पॉलिटिशियन से, राइट। नाउ नो वन इवन टॉक्स ऑफ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी, और अभी तो सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी की कोई बात भी नहीं करता है। Earlier, during communal or caste riots, the administration focused on cooling the disturbances and restoring peace in the affected locality। अगर पहले की बात करें, अगर कम्युनल या कास्ट राइट्स होते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फोकस यही रहता था कि डिस्टर्बेंस को हटाया जाए और पीस को वापस के वापस रिस्टोर किया जाए विदाउट अफेक्टिंग द लोकल लोकेलिटी और विदाउट इवन फेवरिंग द ग्रुप और वन और द अदर। किसी भी ग्रुप को सहायता ना देके या फेवर ना करके उस पर्टिकुलर एरिया की न्यूट्रलिटी को बरकरार रखा जाए। लेकिन अब हाल फिलहाल में देखा जाए तो ऐसे एलिगेशंस है कि जो ऑफिसर्स है वो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम एक किसी पर्टिकुलर साइड की साइड ले लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की साइड ले लेते हैं। सिविल सर्वेंट्स प्लान्स एंड सबमिसिव बिहेवियर मीन्स एन एंड टू सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट दिस ट्रेड डिमांड्स, राइट। अगर ऐसा होता है तो सिविल सर्वेंट्स की जो एक सबमिसिव बिहेवियर अगर ऐसा वो करते हैं तो ये माना जाएगा कि
जो सिविल सर्वेंट है वो न्यूट्रलिटी वाला जो कंसेप्ट है उसका खात्मा या फिर एंड हो चुका है। नॉर्म्स और वैल्यू जो ये चीज़ मांगती है वो किसी भी साइड से लिखता नहीं है कि वो पॉलिटिकल या फिर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप को बॉदर करेगा या इफेक्ट करेगा, राइट। डिस्पाइट द प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड इन आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिशियंस कुड हैव ए सिविल सर्वेंट प्लेस्ड इन एन इनकन्वीनियंट पोजीशन और इवन पनिश देम। कि आर्टिकल 311 के अंदर लिखा हुआ है कि पॉलिटिशियन किसी भी तरीके से ब्यूरोक्रेसी को या फिर ऑफिशियल्स को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कभी कभी एक इनकन्वीनियंट पोजीशन के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं और उनको काफ़ी बार उनके अंदर उनको पनिश भी किया जाता है, राइट। अगर हम नॉर्म्स की बात करते हैं कि नॉर्म्स वैल्यूज़ जो एसोसिएटेड है सिविल सर्वेंट्स के साथ, तो नॉर्म्स क्या होती है? नॉर्म्स दैट डिफाइन न्यूट्रलिटी आर इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, एक्शन, ऑनेस्ट, ऑब्जेक्ट एडवाइस, कंडोर एंड स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर। कि इंडिपेंडेंस हो, किसी के भी बहाव में आके फैसला ना ले, एक्शन और थॉट दोनों की सोचे भी ना और एक्शन भी ना ले, ऑनेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, कंडोर हो, स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर कि हमेशा सच के ऊपर चलने वाला आदमी हो। अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यूज एसोसिएटेड विद दीज नॉर्म्स आर पर्सनल वैल्यूज दैट एन सिविल सर्वेंट चेरिशेस और टू चेरिश, नेमली सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल प्राइड एंड डिग्निटी। वैल्यूज यही कि ऐसा वो जो सिविल सर्वेंट है वो इन पर्टिकुलर भावनाओं को चेरिश करे, उनको एंजॉय करे और टू चेरिश की कोशिश करे कि वो उनको निभा पाए, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंटीग्रिटी है, प्रोफेशनल प्राइड है और डिग्निटी है। ऑल दिस टुगेदर कंट्रीब्यूट द एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट बेनिफिट सोसाइटी एंड पीपल। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और सोसाइटी और पीपल को बेनिफिट करेंगे, राइट। अगर कंक्लूजन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज़ नॉट न्यूट्रल सेंटिमेंट। अगर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वो नेचुरल सेंटिमेंट को वो नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है। द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडेड इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड। ये कभी नहीं होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी जो है वो एक नेचुरल सेंटिमेंट हो कि नेचुरली वो आपके अंदर आएगा, लेकिन उसको टाइम के साथ डेवलप किया जाता है, राइट। वी मस्ट रियलाइज दैट आर पीपल हैव येट टू लर्न democracy in India is only on top dressing and on Indian soil which is essentially undemocratic। तो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ ऊपरी सतह के ऊपर है और जो इंडियन सॉइल है वो फिलहाल अनडेमोक्रेटिक है, उसको डेमोक्रेसी की इतनी समझ नहीं है। ये उस टाइम के बोलते जब 1947 के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो फ्रेमिंग है वो चल रही थी, राइट। ओके, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड डायरेक्ट है कि इथिक्स के केस में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है। तो मेजरली टुडे these were all the news and it's Sunday. You have prepared well and keep giving tests and keep focusing that on the 5th you have an exam. Don't get misled through your phones or mobile, or keep yourself in a process that you have to clear this prelims exam and move forward in this journey of the exam. If you have any issues, you can always talk to us on the particular number given below this one, and you can visit our Toppers Notes website to get notes or PDFs if you want for your preparations, or you can always adopt for a mentoring session if you want. It's very cheap, or I can say pocket friendly. It's hardly cost you any bucks, but once you एक बार ले लोगे तो it will benefit you a lot. Once you will have an experience from this particular thing कि what mentoring and in what steps I am going through, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर, राइट। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे एंड विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच एंड कीप visiting Toppers Notes. Thanks a lot.